और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। चतरा के मारवाड़ी मोहल्ले में देर रात बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी आनंद जायसवाल उर्फ बुलबुल के घर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के बाद अपराधी झुमरा मोहल्ले के रास्ते भाग निकले। एसडीपीओ ज्ञान रंजन और थानेदार राम अवध सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल से कारतूस के 6 खोखे मिले हैं। यहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। शहर के व्यस्ततम मोहल्ले में सरेआम इस घटना को अंजाम देने से व्यवसायियों में खौफ देखा जा रहा है। पिछले 3 माह के अंदर अपराधियों ने चतरा के 3 स्थानों पर फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस वारदात में कुख्यात टाइगर ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। चतरा पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। बंद था, उसी दुकान के पास में अज्ञात 2 मोटरसाइकिल अपराध कर्मियों द्वारा 5-6 राउंड गोलाबारी किया गया है और उसके बाद दोनों गोलाबारी करने के बाद भाग गया। इसमें किसी की हताहत नहीं है और इसका छानबीन हम लोग कर रहे हैं, किसके द्वारा चलाया गया है। कान को उद्भेदन यथाशीघ्र किया जाएगा। घटनास्थल से गोली का खोखा भी 6 खाली खोखा पिस्टल का बरामद किया गया है, जिसे जब्त किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष चतरा से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी है, बताइए। देखिए, ये रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत सदर थाना प्रभारी और ज्ञान पहुंचे, पूरी मामले की गया है। घटनास्थल से 6 खोखे भी बरामद किए गए हैं। दरअसल चतरा शहर में पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाएं बढ़ी है। गोलीबारी भी की घटना भी हुई है और चोरी की घटना भी हुई है। लगातार अंक लगाने का प्रयास कर, लेकिन शहर में लगातार घटना हो रही है। एटीएम स्टेट बैंक एटीएम की भी चोरी हो गई थी। उसके बाद उस पर 17 लाख रुपए की बिल निकल, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मैं अपराध। चलिए संतोष, नजर बना के रखिए पूरे मामले पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नक्सली संगठन जेजेएमपी के मुख्य सरगना मुनेश्वर उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुनेश्वर उरांव को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने उसे सरेंडर करने का मौका दिया था, पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की बड़ी तादाद देख भागने के दौरान उसे दबोचा गया। गिरफ्तार जेजेएमपी सरगना के पास से 6 जिंदा कारतूस के साथ 1 देसी कट्टा और 2 बोर का खोखा बरामद किया है। रामगढ़ के अलावा केरेडारी, उरीमारी, बरकागांव और मांझी पिपरवार के दर्जनों कांडों में इसका गिरोह शामिल था। बता दें कि पिछले साल टीपीसी के 6 सदस्यों की हत्या मुनेश्वर गिरोह के सदस्यों ने की थी। ये जेजेएमपी का ये जो 2017 में टीपीसी के 6 लोगों को, टीपीसी का 6 कमांडर्स को मार के कुछ लोग अलग जेजेएमपी संगठन करके अपना किया है, उसमें ये मुख्य सरगना है। तो ये जेजेएमपी के नाम से अभी लास्ट वो हिंदगिरी घटना के बाद से ये लोग इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। लातेहार में सोमवार को पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। मारे गए नक्सली की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर एक अमेरिकन राइफल, 250 गोली, 5 मोबाइल भी बरामद किया। एसपी ने बताया कि पुलिस लगातार उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी। टीम के वहां पहुंचने के बाद उग्रवादियों के द्वारा पुलिस टीम को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। इस फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई और इस फायरिंग के दौरान एक उग्रवादी इस मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। इसकी पहचान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस उग्रवादी के पास से एक अमेरिकन राइफल बरामद हुआ है जो .30 बोर का है। इसके अलावा तकरीबन 250 राउंड जमशेदपुर में सीएम आवास के सामने कई दिनों से आंदोलन पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। मंगलवार को जहां दिन में आंदोलन पर बैठी एक आंगनबाड़ी सेविका की हालत बिगड़ गई थी, वहीं देर रात फिर एक सेविका की हालत बिगड़ गई। सुलेखा नाम की आंगनबाड़ी सेविका की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रिम्स और विवाद दोनों को दूरी मानो बर्दाश्त नहीं। 3 दिन पहले ही रिम्स में जूनियर डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल से कई मरीजों की जान चली गई थी। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने हड़ताल किया था। सरकार झुकी भी, पर इन डॉक्टरों की अकड़ नहीं टूटी। हालात ये हैं कि इमरजेंसी जैसे वार्ड तक में इनकी ड्यूटी करने का नमूना देखने को मिला है। रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर खुली पोल। इमरजेंसी में भी ठीक से ड्यूटी नहीं करते डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों की हड़ताल खत्म होने के बाद रिम्स में भले ही हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव के औचक निरीक्षण के दौरान एक बार फिर व्यवस्था बीमार नजर आई। दूसरे विभागों की बात तो दूर, इमरजेंसी में भी कई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले। कुछ जगह डॉक्टर्स नजर नहीं आए जो होना चाहिए, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, उन पर कार्रवाई करने की भी बात हो सकती है। लेकिन पहले एक बार हम लोग चाहेंगे कि उनको मौका दें कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। इतना ही नहीं, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ट्रॉली मैन भी कहीं नजर नहीं आए, जिस पर संयुक्त सचिव ने जमकर फटकार लगाई। जब कोई जाता है तो कहता सुपरवाइजर अपने जगह पर नहीं बैठते हैं और उसका पेशेंट बेचारा दौड़ते रहता है ट्रॉली के चक्कर में, और ट्रॉली वहाँ पड़ा रहता है। स्थिति यही। मैं एज ए पेशेंट के रूप में अपने फादर के साथ आया था, उस दिन भी मुझे फेस करना पड़ा, और जब भी मैं आता हूँ रिम्स की ये बीमारी काफी पुरानी है, लेकिन इस बार की हड़ताल में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की फजीहत हुई है, उससे वो एक्शन में आ गया है। संयुक्त सचिव ने आगे भी रिम्स का औचक निरीक्षण करने की बात कही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। इसी खबर पर मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ यहां सीधे जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार ऐसा लग रहा है कि रिम्स पर कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है। ताजा मामला भी सामने आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, अगर हम बात करेंगे रिम्स के हालात को लेकर के, तो हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वहाँ की कार्यशैली जो है, वहाँ की कार्य व्यवस्था जो है, उसमें बदलाव नजर नहीं आता है। आए दिन इस तरह की शिकायत मिलती है कि मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, मिसबिहेव की, और इसको लेकर के नर्सों के द्वारा, कभी डॉक्टरों के द्वारा, कभी जूनियर डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की जाती है और अपनी मांगों को मनवाने को लेकर के वहाँ पे जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको ठप कर दी जाती है। 2 दिन पहले भी ऐसे ही एक मामले को लेकर के नर्सों और जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उसी फिर जो परंपरा रही है डॉक्टरों की, नर्सों की, कि अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल किया और अंततः सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और उनकी मांगें मानी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको, चूंकि ये पृथ्वी के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, ऐसे हालात में आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों आती है कि कोई मरीज के परिजन जो है हाथ उठाते हैं? इसका चिंतन डॉक्टरों को खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे व्यवस्था की, तो डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले कोई पेशेवर गुंडे या मवाली नहीं होते। वो एक ऐसे मरीज के परिजन होते हैं जिनका पैसा, जिनका परिवार हर तरीके से अगर कहा जाए तो बुरी तरीके से लूट चुका होता है, और वो आखिरी आस के पास जाते हैं। और वहाँ पर भी जब उम्मीदें टूटती हैं, वहाँ पर भी जो व्यवस्था सही नहीं मिलती है, तो गुस्सा जायज होता है, और नतीजा ये है कि वो सारी व्यवस्था आती है। कल जब रिम्स के हड़ताल टूटने के बाद वहाँ की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव वहाँ पहुँचे, तो जो नज़ारा देखने को मिला वो कतई सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यही वो व्यवस्था है जिसकी वजह से मारपीट या बाकी सारी चीज़ों की जो नौबत आती है, उसके पीछे यही जिम्मेवारी नज़र आता है। क्योंकि जो चीज़ें हम औचक निरीक्षण के दौरान देखने को मिला, वो इमरजेंसी जैसे संवेदनशील जगहों पे डॉक्टर और नर्स अगर गायब रहते हैं ड्यूटी के दौरान, वहाँ पे जब मरीज पहुँचता है, वहाँ पे एक सेकंड जिंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पे अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो, नर्स उपलब्ध नहीं हो, मरीजों को इलाज नहीं मिल पाए, तो गुस्सा लाजमी है। वैसे ही अगर हम वार्डों की बात करें, तो जिन जिन वार्डों में भर्ती है, तो वहाँ पर भी कई बड़े डॉक्टर जो है वो नदारत मिले। तो सवाल ये उठता है कि जब आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे, तो जो सामने वाला जो पीड़ित है उसके गुस्से को कब तक आप रोक सकेंगे? गुस्सा तो जायज है। निश्चित तौर पे
मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हालात जिस तरीके से हैं, अगर सुधार नहीं आएगा तो सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम वहाँ पे पुलिस पिकेट खोलने के बावजूद बदस्तूर ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके लिए डॉक्टरों को कम से कम अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से। बिल्कुल मनोज, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कोयलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल और उसकी उतनी ही बड़ी लापरवाही, जिसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन ब्लड डोनर की बाट जो रहा है। अगर आप इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच जाने की सोच रहे हैं और आपको या आपके मरीज को खून की जरूरत है तो जरा संभल कर ही घर से निकलें। ये वो अस्पताल है जहां अभी खून की किल्लत है। पीएमसीएच पर तमगा तो कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल होने का लगा है, पर हकीकत यही है कि अस्पताल के ब्लड बैंक में तो खून की किल्लत है। इस अस्पताल में अगर खून मिल जाए तो समझ लें कि आप किस्मत लेकर आए हैं, वरना खून के लिए भटकना ही अंतिम विकल्प है। अब दूसरा सवाल ये है कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है लोगों को जागरूक करने से लेकर रक्तदान शिविर लगाने तक। सरकारी स्तर पे कहीं भी नहीं, जो भी करते हैं वो प्राइवेट संस्था वाले करते हैं। अभी अवेलेबल 4 से 5 यूनिट है। 4 से 5 यूनिट ही ब्लड है। अमूमन कितना रहता था उससे पहले? पहले रहता था करीब 100 से ओवर रहता था। कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल में खून की कमी, मरीजों को काफी मशक्कत से मिल रहा ब्लड। खून की कमी से इलाज में भी हो रही परेशानी। ब्लड बैंक में निगेटिव ब्लड तो है ही नहीं। अन्य ग्रुप के ब्लड की भी दयनीय स्थिति। गर्मी में ब्लड बैंक को नहीं मिल रहा है डोनर। क्यों अस्पताल प्रबंधन ने समय से पहले स्टोर नहीं किया ब्लड? जी, पीएमसीएच का यह ब्लड बैंक अपनी बदहाली पर रो रहा है। अस्पताल प्रबंधन गर्मी का रोना रो रहा है कि गर्मी की वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रबंधन को पता था कि गर्मी आने वाली है तो पहले ही क्यों नहीं ब्लड की व्यवस्था कर ली गई थी, या इसी नतीजे का ही इंतजार था? करके हमारे जितने संगठन के लोग हैं, इस रक्त अधिकोष से जितने जुड़े हुए संस्थान हैं, इसके अलावा आम जनों से भी सहयोग है कि रक्त अधिकोष पर थोड़ा सा और गर्मी दिन में खास करके, बाकी समय में हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहता है, खास करके गर्मी दिनों में थोड़ा सा और मोटिवेशन का ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को गर्मी दिनों में भी क्राइसिस का ज़रूरत नहीं। मतलब साफ है कि पीएमसीएच को महादान की जरूरत है, क्योंकि इस अस्पताल के पास लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मानो कोई इंतजाम ही नहीं है। विभाष चंद, न्यूज़ 18, धनबाद। सरकार सपने दिखाती है, लुभावने सपने, और लोगों को उम्मीद नजर आने लगती है, पर इन सपनों का असल लाभ सरकार के लोगों को ही मिल पाता है। लोगों को क्या मिलता है उसकी हकीकत देखनी है तो पलामू का ये आयुष अस्पताल को देख लीजिए। लोहे का ये गेट काफी मजबूत दिख रहा है, पर इस गेट से अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको व्यवस्था की कमजोर नींव देखने को मिलेगी। दरअसल ये पलामू का आयुष अस्पताल है। आयुष अस्पताल को देख यकीन हो जाएगा कि सरकार ने आयुर्वेद अस्पताल तो यहाँ के लोगों के लिए खोल दिया और सो गए। अस्पताल में मरीज कम, स्टाफ ज्यादा नजर आते हैं, इतनी ज्यादा कि एक प्रभारी चिकित्सक के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। प्रभारी चिकित्सक भी सिर्फ 3 दिन यहाँ दर्शन देते हैं। सरकार की एक और नौकरी उन्हें किसी और आयुर्वेद अस्पताल में करनी होती है। स्टाफ तो बहुत कम है सर, 7 स्टाफ रिटायर होते जा रहे हैं, बहाली नहीं हो रही है। चिकित्सक का 3 सीट खाली है। अगर वो रहते हैं तो अगर साहब रहते हैं तो ये कि 40-50 रोगी आ जाता है, और नहीं रहने के बाद ये बात है कि हम लोग हम रहते हैं तो उनका पूर्जा उर्जा के अनुसार यहाँ। मरीज भी सिस्टम का अलार्म समझ चुके हैं। उनकी भी भीड़ हफ्ते में 3 दिन ही ज्यादा होती है। स्टाफ को क्या, महीने महीने मोटी सैलरी आ ही जाती है। कमी मरीजों के लिए कर दी जाती है। सालाना 80,000 रुपए के आयुर्वेदिक दवाइयों के भरोसे मरीज का इलाज करने का यहाँ टारगेट रहता है। 80,000 का आता है
80,000 में हम लोग साल भर चलाना पड़ता है। 80,000 में साल में इसके बाद में फिर खत्म होता है तो फिर आवेदन आता है। सालों से 6 स्टाफ और एक प्रभारी चिकित्सक के भरोसे चलने वाला ये अस्पताल किसी नए स्टाफ को देखने की बाट जोड़ रहा है। देखना है कि सरकार ऐसे ही बैठे बिठाए इस अस्पताल के कर्मियों को सैलरी देती ही रहती है या मरीजों को ध्यान में रख एक सशक्त पहल करती है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। साहेबगंज में गंगा नदी के पार अपराध पर नियंत्रण रखना चुनौती होता है। गंगा पार दियारा में फसल कटाई के दिनों में आपराधिक गतिविधियां पुलिस के लिए सिरदर्द हो जाती है। एसपी ने बताया कि गंगा पार दियारा में गश्ती के लिए सरकार से आधुनिक तरीके की नाव मांगी गई है। साथ ही दियारा की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रिवर थाना खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। पूर्ण जानकारी कहाँ से रहेगा? आप आदमी को नहीं घुमा के आगे तक जो घटना होता है, जो हमारा साहिबगंज से नदी के उस पार है, उसके लिए हम लोग सरकार के लिए एक प्रपोजल भेजा है। हम लोगों को एक बोट दे दीजिए ताकि हम लोग बोट पे हम लोग पेट्रोलिंग भी करेंगे और जैसे दियारा में कुछ हो जाए हम लोग तुरंत पहुंच करके आगे की कार्रवाई करने के लिए। भागलपुर के NH 31 पर यात्रियों से भरे ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल दोनों युवकों को स्थानीय PSC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर है। घटना के बाद ट्रक को लेकर ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे बिहार की तमाम खबरों के साथ। सुप्रभात बिहार में।